मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो वो सब्जेक्ट है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे सीपीसी में वो है डिक्री। क्योंकि एट द एंड जज जो है वो जजमेंट जब आती है तो उसके बाद डिक्री फॉलो करती है। तो डिक्री ही है जो डिक्री ही डिटरमिन करती है द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। तो आज हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज मैं इस वीडियो में आपको डिक्री और टाइप्स ऑफ डिक्री ये बताना चाहूंगी। तो बेसिकली ये वीडियो स्पेशली टाइप्स ऑफ डिक्री के लिए है, लेकिन हमें डिक्री क्या है एक छोटा सा इसका एक जिस्ट देख लेते हैं। डिक्री जो है वो डिफाइन की गई है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2। डिक्री कहाँ डिफाइन की हुई है? 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 का क्लॉज 2। तो डिक्री जो है बेसिकली ये तो आपको पता ही है कि भाई जजमेंट के बाद डिक्री आती है कि मतलब जिसमें जज अपना डिसीजन सुनाता है कि जो डिसीजन है वो प्लेंटिफ के फेवर में गया है या फिर डिफेंडेंट के फेवर में। लेकिन अब हम अगर इसको एक सरल भाषा में इसको इजीली अगर हम पढ़ना चाहते हैं, जो उसमें डेफिनेशन दी हुई है अगर हम उसके एसेंशियल्स पढ़ ले तो मेंस में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। एसेंशियल्स में फर्स्ट पॉइंट है देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन क्या होता है? एडजुडिकेशन होता है जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट। जहां पर जज जो है अपना माइंड, कौन सा माइंड? लेकिन जुडिशियल माइंड, सारे लॉ के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए जब वो अपना डिसीजन सुनाते हैं तो उसे ही हम एडजुडिकेशन कहते हैं। तो देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन का मतलब यही है कि वेयर द जज अप्लाइज हिज जुडिशियल माइंड इन द मैटर्स विच आर इन कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। और अगर कोई जुडिशियल डिटर्मिनेशन मैटर में होगा ही नहीं तो वो डिक्री होगी ही नहीं। जैसे कि अगर सपोज करो एक मैटर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है तो उसमें किसी जुडिशियल माइंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का अगर कोई केस होगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा कि भाई कैसे क्या करना है, इसमें कोई जुडिशियल माइंड के एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ऑर्डर डिसमिसिंग अ सूट फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, इसमें ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड रूल है कि भाई अगर पार्टीज डिफॉल्ट करती हैं इन अपीयरिंग तो आपका जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा। तो इसमें जज को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसमें भी देयर वाज नो एडजुडिकेशन। तो इसीलिए ही ये कहा जाता है कि सबसे पहला जो इसका एसेंशियल है वो यही है कि देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड एसेंशियल की। वो क्या कहता है? सच एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन डन इन अ सूट। जो एडजुडिकेशन है यानी कि जो जुडिशियल माइंड अप्लाई किया गया है वो एक सूट में होना चाहिए। सूट कौन सा? ऑब्वियसली जब हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बात कर रहे हैं तो सूट जो है वो भी सिविल नेचर का ही होगा। सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। सूट इंस्टीट्यूटेड कब माना जाता है? जब प्लेंट जो है प्रेजेंट की जाती है। प्रेजेंट किसको की जाती है? जब कोर्ट का जो ऑफिसर होता है जब उसको प्रेजेंट की जाती है तो तब हम माना जाता है कि द सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। तो लेकिन क्या हर एक जो भी एप्लीकेशन वगैरह भी अगर जाएगी तो क्या वो भी सूट में आएगा? तो नहीं। अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है किस केस में? जैसे कि रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू इन फॉर्मा पॉपरिस, वो डिक्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो प्लेंट कहलाई ही नहीं जाएगी टिल द एप्लीकेशन इज ग्रांटेड। जब तक उसकी एप्लीकेशन ही ग्रांट नहीं होगी तो सूट इंस्टीट्यूट आगे प्लेंट ही नहीं होगी उसके बाद, तो वो सूट कहां से इंस्टीट्यूट माना जाएगा? लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनको कि हम सूट कंसिडर करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट एंड एप्लीकेशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी ही सूट्स कंसिडर किए जाते हैं। स्टैट्यूटरी इन्हें दर्जा दिया गया है सूट्स का, तो एक तरीके से कह सकते हैं दे आर बॉन्ड सूट्स, कि ये स्टैट्यूटरी सूट्स हैं। ठीक। और तो बस यही है इस कि भाई देयर सच एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन डन इन अ सूट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे
राइट्स ऑफ पार्टीज इन कंट्रोवर्सी, मतलब decree must have been like this that it determined the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in suit. इसमें बहुत सारी बात है. एक तो राइट्स ऑफ द पार्टीज और मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, राइट, और एक पार्टीज. राइट्स का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे हक होता है, लेकिन कौन से वो राइट्स? रिलेटेड टू स्टेटस, लिमिटेशन, ज्यूरिसडिक्शन, अकाउंट्स, फ्रेम ऑफ सूट एटसेट्रा, ये कहलाते हैं हमारे राइट्स ऑफ पार्टीज. और मैटर्स कौन से होते हैं? जो कि जिसके लिए आपने रिलीफ मांगा है, अपनी प्लेट में आप रिलीफ वाला एक पॉइंट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट मैटर फॉर विच द रिलीफ इज सोट, उसको हम कहते हैं मैटर इन कंट्रोवर्सी, राइट. और पार्टीज कौन सी होती हैं? क्या प्लेंटिव और डिफेंडेंट ही पार्टी हो सकती है? तो एक स्ट्रेंजर जो होगा पार्टी सूट के लिए, उसको हम पार्टीज टू सूट नहीं मानेंगे. इंटरप्लीडर सूट में भी जो प्लेंटिव होता है वो पार्टी नहीं कहलाती. क्यों? क्योंकि वो तो उन दोनों का जो डिफेंडेंट है, जो डिफेंडेंट बनाए गए हैं, उनके राइट्स के लिए ही वहां पर आया है. तो वो जो दो डिफेंडेंट है वो कहलाए जाएंगे पार्टीज. नेक्स्ट, सच डिटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर. जो डिटर्मिनेशन है, जो केस डिसाइड किया गया है, वो कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए, मतलब इट मस्ट बी फाइनल डिसीजन होना चाहिए रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द पार्टीज. और नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मल एक्सप्रेशन. जज जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन कैसे देगा? कि उसका प्रॉपर फॉर्म होगा, उसको ध्यान में रखते हुए कि जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है, जो लॉ का पॉइंट किस तरीके से रखा जाता है, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है, उसको ध्यान में रखे हुए वो अपना फॉर्मल एक्सप्रेशन देते हैं. एंड इट मस्ट बी गिवन इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर द लॉ. और उसके बाद, और ये तो आपको पता ही है, डिक्री फॉलोज द जजमेंट. आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिक्री की. डिक्री के बेसिकली 3 टाइप्स हैं. प्रिलिमिनरी डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, और थर्ड फाइनल. हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी की. प्रिलिमिनरी डिक्री में क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, जो अभी शुरुआती उसमें है, कि मतलब इसके बाद अभी भी कुछ करना बाकी रह गया है, तो वो आपका होता है प्रिलिमिनरी डिक्री. इसमें क्या होता है? एडजुडिकेशन में भी जो राइट्स हैं फाइनली डिसाइड करने पार्टी के, जो कि मैटर्स उनके बीच में जो भी मैटर चल रहा है, जिस बात को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, वो अभी भी रहता है फाइनली डिसाइड करना. तो इसीलिए ये जो है, इसको हम प्रिलिमिनरी डिक्री कहते हैं. जब एक एडजुडिकेशन डिसाइड करता है द राइट्स ऑफ द पार्टीज बट नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ सूट रिगार्डिंग मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, उसे ही हम कहते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री. आप इसमें ये कह सकते हैं कि कोर्ट जो है थोड़ी देर के लिए अपना हाथ जो है वो खींच के या पकड़ के रख लेता है until it is in the position to pass a final decree. तो court stays its hands for the time being until it is in the position to pass a final decree. अच्छा, 2 क्वेश्चन हो जाए कि क्या कैन देयर बी मोर देन 1 प्रिलिमिनरी डिक्री? तो हाँ, प्रिलिमिनरी डिक्री एक से ज्यादा हो सकती है. ऐसा कहा गया था फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल के केस में कि इस कोड में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जहां जो प्रोहिबिट करता हो कि आप एक प्रिलिमिनरी डिक्री से ज्यादा पास नहीं कर सकते हैं. और क्योंकि आप अगर सरकम जस्टिफाई करते हैं, इफ सर्कमस्टांसेस जस्टिफाई द सेम, प्रिलिमिनरी डिक्री एक से ज्यादा पास की जा सकती है. और अब एक दूसरा सवाल, क्या प्रिलिमिनरी डिक्री को आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं? नहीं, सिर्फ फाइनल डिक्री ही एग्जीक्यूटेबल होती है. और ये प्रिलिमिनरी डिक्री के एग्जांपल्स हैं. सूट फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट, इसे कई लोग मेस्ने प्रॉफिट पढ़ते हैं, पर ये एक एंग्लो फ्रेंच वर्ड है. मीन कहते हैं और इसका मतलब होता है इंटरमीडिएट. तो सूट्स फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट, ऑर्डर 20 रूल 12, एडमिनिस्ट्रेशन सूट्स, ऑर्डर 20 रूल 13, सूट्स फॉर प्रीएम्पशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, ऑर्डर 20 के ही रूल 14, 15, 16, ये सब बात करते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री की.
और उसके बाद फोरक्लोजर, रिडेम्पशन और सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ये आपने टीपीए में जरूर पढ़ा होगा। तो इनके ऑर्डर 34 और रूल है इनके 2, 3, 7, 8 एंड 4, 5, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके प्रिलिमिनरी। आइए अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डिक्री की। अ डिक्री मे बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद मीन प्रॉफिट्स। एक सूट फाइल किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन को लेकर और साथ में मीन प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर डिक्री आ जाती है फॉर रिगार्डिंग द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर ये तो है फाइनल डिक्री, ठीक है, दिस इज द फाइनल डिक्री क्योंकि इट कंक्लूसिवली डिटरमिन्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज। लेकिन आगे कोर्ट ये डायरेक्ट करती है एन इंक्वायरी इनटू मीन प्रॉफिट, तो ये वाला जो लेटर पार्ट है ये आपका प्रिलिमिनरी डिक्री कहलाएगी। लेटर पार्ट जो है वो प्रिलिमिनरी है और वो इसलिए है क्योंकि फाइनल डिक्री फॉर मीन प्रॉफिट, जो फाइनल डिक्री है फॉर मीन प्रॉफिट कैन ओनली बी ड्रॉन ओनली आफ्टर इंक्वायरी एंड द अमाउंट ड्यू कुड बी एसरटेन्ड। अब हम बात करते हैं थर्ड डिक्री की जिसका नाम है फाइनल डिक्री। फाइनल डिक्री कब कब होती है? व्हेन विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड नो अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट द डिक्री। आप जानते हैं कोई भी अपील फाइल करने के लिए आपको लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अगर आप उस प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में अपील फाइल नहीं करेंगे तो वो आपकी फाइनल डिक्री कंसिडर की जाएगी। एक्सेप्शंस कि भाई उसके बाद कोई सर्कमस्टांसेस थे या फिर कोर्ट उसे रीजनेबल रीजन मान के आगे कंडोन कर सकती है डिले, वो बात एक अलग है। लेकिन अदरवाइज व्हेन विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड नो अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट द डिक्री देन द डिक्री विल बी कंसीडर्ड एज द फाइनल वन। नेक्स्ट में द मैटर डिसाइडेड बाय द डिक्री ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है हमारी? सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसाइड कर दिया, फाइनली डिसाइड हो गया, तो हाईएस्ट डिक्री पर पहुंच गया, जब कोई और फर्दर अपील का प्रोविजन बचा ही नहीं है तो वो कहलाई जाएगी फाइनल डिक्री आपकी। और तब when the decree so far as regard court passing it completely disposes of the suit, जब आपका जो पूरा मैटर है वो कंप्लीटली सॉल्व हो गया है, कोर्ट ने कंप्लीटली उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तब वो आपकी फाइनल डिक्री कहलाती है। ठीक है कि भाई उस कोर्ट की तरफ से तो वो फाइनल डिक्री हो चुकी है, लेकिन जब वो आगे फर्दर अपील में जाएगी तब जो है इस डिक्री का जो स्टेटस होगा वो चेंज हो जाएगा। तो अगर सपोज करो एक एग्जांपल समझिए, अ डिक्री फॉर अ सम रिप्रेजेंटिंग द पास्ट मीन प्रॉफिट एंड द फ्यूचर मीन प्रॉफिट एट अ पर्टिकुलर रेट। डिक्री पास हो गई उसको पास्ट मीन प्रॉफिट को लेकर और फ्यूचर मीन प्रॉफिट को लेकर, लेकिन कोर्ट ने फर्दर डायरेक्ट नहीं किया कि कोई इस पे इंक्वायरी करनी है इस पे, तो वो वहां पे वो फाइनल डिक्री हो गई। तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ डिक्री, और इसके साथ साथ मैंने आपको डिक्री की डेफिनेशन का एक जिस्ट भी दिया था। आई होप काफी हद तक डिक्री को लेकर जो भी आपको कंफ्यूजन रही होगी वो दूर हो गई होगी। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। थैंक यू।